हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट की। और इसी में फिजिक्स में आपको सपोर्ट करने के लिए गोल्ड सीरीज मैंने चालू करके रखी है। आपका सारा सवाल, सारे क्वेश्चन इसी से आने हैं। इसका कारण क्या है कि मैं पूरा सिलेबस आपके लिए कवर कर रहा हूं। आप इसको फॉलो करेंगे तो ट्रेमेंडस आपको हेल्प मिलेगी। और फिजिक्स में ध्यान देने से फायदा क्या होता है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। सपोज कीजिए 50 नंबर अगर फिजिक्स में आ गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायो में फुल भी ले आएंगे। 180 में 180 केमिस्ट्री में एंड बायो में 360 में 360 और 50 नंबर फिजिक्स में, तो आप जोड़ेंगे तो 590 होता है। और 590 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। और वहीं आप फिजिक्स में 150 अगर ले आते हैं तो उसके बाद बायो केमिस्ट्री में भी कुशनिंग मिल जाएगी और 650 नंबर आराम से ला पाएंगे। फिजिक्स आसान है, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा है या आपको आसान नहीं लग रही है, तो इसका मेन कारण यह हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग टीचर ना मिला हो। ऐसी कहावत है। तो अगर इस वजह से आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है कि अच्छा टीचर नहीं मिला, तो मैं सरल भाषा में और इंटरेस्टिंग मैनर में फिजिक्स बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे फिजिक्स आपको आसान लगे और 150 प्लस आप ला पाएं। चलिए तुरंत बात को स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए सेंसिटाइज कर रहा हूं आपको कि फिजिक्स पे ध्यान देंगे। ध्यान तो बायो पे देंगे ही देंगे, केमिस्ट्री पे देंगे ही देंगे, लेकिन फिजिक्स पे भी देंगे, जिससे आपके सिलेक्शन में इश्यूज ना आए और डॉक्टर बनने का सपना आपका आसानी से पूरा हो सके। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 एटम्स। और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए। ना ये क्लास 12th वालों के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए है। स्पेशली आपके लिए बनाए गए हैं, तो इसका एफिशिएंसी काफी हाई है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आज हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल की चर्चा करेंगे। उसके बाद बाकी पार्ट्स कवर करेंगे। जैसा आप शायद जानते हो या मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने क्लास 11th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। क्लास 12th की फिजिक्स में 12th चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इसके बाद 2 ही चैप्टर बचेंगे, 13 एंड 14। और इसको एक ही जगह मैंने इकट्ठा कर दिया, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। एक गूगल शीट पर मैंने ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डाल दी हैं बेटा, जिससे, और इसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। तो यहां पर आप जिस भी टॉपिक पे जाते हैं, मान लीजिए वेक्टर्स पे आ गए और स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आप देखना चाहते हैं, इस प्ले बटन को आप क्लिक कर देंगे और ये वीडियो ओपन हो जाएगा। साथ साथ जो फ्यूचरिस्टिक सीरीज हैं, जैसे वन शॉट वीडियो, PYQs, वो भी आके इसमें मैं नाम के साथ लिंक लगा दूंगा, जैसे आपको खोजना ना पड़े और आसानी से आप बिना टाइम बर्बाद किए वो चीज देख पाएं जो आप देखना चाहते हैं। तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अरविंद एकेडमी नीट, ये यूट्यूब चैनल है, इसको खोल लीजिए और ये यहां पर देखिए एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो ये 3 लिंक खिलेंगे। पहले वाले को क्लिक करते ही आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर चले जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके जा सकते हैं और यहां से भी आप जा सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और बड़ा आसानी से आप चीजें कर पाएंगे। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है, वो क्लास 12 बोर्ड्स पे फोकस करता है। वहां 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि मैं फिजिक्स आसान भाषा में समझा देता हूं, एक ही बार में उनको क्लियर हो जाती है। यही चीज मैं आपके साथ करने के लिए कमिटेड हूं और करके ही रहूंगा। फिजिक्स इंटरेस्टिंग एंड इजी भाषा में जरूर, और जिससे आपको नंबर आप गैदर कर पाए, सिक्योर कर पाए और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, सिलेक्शन ले पाए नीट पे। जो बच्चे चाहते हैं इसका PDF लेना, वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसका PDF में दे दूंगा और वो आप नोट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसके स्टोर सेक्शन में जाके चेकआउट कीजिए। कई कोर्सेज ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए एटम्स में सबसे पहली बात क्या आती है कि जो थॉमसन साहब थे, वो 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया ना, तो उनको ये उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस बात पे उनका दिमाग दौड़ा, उन्होंने तुरंत ही अगले साल ही यानी 1898 में एक एटम का मॉडल दे दिया, जो करीबन 10-12 साल चला, जब तक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो वो जो मॉडल था वो क्या था, उसको बोलते थे प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्या बताया कि एक एटम के अंदर जो
पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो समान रूप से फैले होते हैं, ऐसे डॉट 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 लगा दीजिए। ये जो है ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, समान रूप से फैले हैं, और इसके बीच में निगेटिव चार्ज धसे होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं। वो कहाँ होंगे निगेटिव चार्ज, ये किसी को नहीं मालूम, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कैसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि जो मैं भी आपको बताता हूं, मजा आएगा आपको। पुडिंग जो होता है, पुडिंग का मतलब होता है हलवा। हम लोग हलवा खाते हैं ना, उसमें मेवे डाले जाते हैं, किशमिश है, काजू है और बादाम, कई चीज लोग डालते हैं। तो जब आप हलवे का एक स्पून लेते हैं, एक चम्मच उठा के खाते हैं, तो आपको मुंह में ये नहीं पता होता है कितने मेवे मुंह के अंदर जाएंगे, क्या मालूम वो मेवा कहाँ है। तो हलवा खाते वक्त उस चम्मच में कितने बादाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यू नेवर नो। इसी बेसिस पर कि भाई ये माइनस वाला कहाँ है, इसमें ये नहीं पता है, मेवा हलवे में कहाँ है नहीं पता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल जैसे मैंने बताया 1898 में यानी 1898 में आया, और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था 1911 के आसपास हुआ। तो 12 साल 13 साल मोटे तौर पे ये चला, उसके बाद ये गड़बड़ हो गई इसमें, मतलब ये टिक नहीं पाया, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए उसको ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो ज्यादा क्यों मिल रहा है रदरफोर्ड मॉडल में, ये सब बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप समझे होंगे ये शुरुआती या पहला मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल 1898 में। अब उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पिक्चर में आता है। उनके जो दो शिष्य थे गैगर एंड मैटसन, उन्होंने बोला कि भैया इसको करो, और ये लोग जुट गए करने में। करके जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऑब्जर्वेशन लेके गए रदरफोर्ड के पास कि भाई सर इसको देखिए क्या हालचाल है इसके। तब रदरफोर्ड ने उन लोगों ने मिलकर दिमाग लड़ाया कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था देखिए, ये मैं समझा देता हूं, उसकी अगली स्लाइड में लिखा गया है। वैसे उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, बहुत ही पतली शीट, आप जानते हैं गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, उसको कितना भी पीटते चले जाएं वो चादर की तरह फैलता जाता है, टूटता नहीं है जल्दी, है ना। और इस प्रॉपर्टी के तहत 10 की पावर -8 मीटर थिक ये बहुत पतली फॉयल ली। ये वरना कोई और मटेरियल ले लेते हैं, लेकिन किसी और मटेरियल में इतना ज्यादा पीचने पर पतला होने का गुण नहीं मिला, इसलिए गोल्ड लिया। कई बच्चे सोचते हैं गोल्ड ही क्यों लिया, इसीलिए गोल्ड लिया। जैसे आप एल्युमिनियम की फॉयल में मम्मी पराठा लपेट के देती थी ना जब स्कूल जाते थे आप टिफिन में, तो वो फॉयल ही है, बस उसको पतला करते चले जाइए। तो एल्युमिनियम इतना पतला नहीं हो पाता जितना कि गोल्ड पतला हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक लेड कैविटी रखी गई है, इसके अंदर बिस्मिथ रखते थे, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल लग सकते हैं, इन्होंने बिस्मिथ रखा। और लेड कैविटी इसलिए कि इसके जो रेडिएशंस हैं वो किसी और को ना लगें, बाहर वहीं से निकले जहां हम निकालना चाहते हैं। यहाँ एक होल कर देते हैं और ये लगाते हैं कोलियोमीटर। कोलियोमीटर का काम क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो छितरते हैं ऐसे, तो वो बीमिंग कर देता है इसकी, मतलब जो भाग रहे हैं उसको बीम कर देगा, ऐसे सीधे ऐसे भाग रहे थे ऐसे कर दिया बीम, तो ये कोलिमेटर इसकी बीमिंग कर देता है और जाके गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करते थे। फिर यहां पर एक स्क्रीन उन्होंने लगा दी, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया कोटिंग कर दी। तो जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, इससे क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल जब इसको पार करके यहां हिट करेगा तो जुगनू की तरह चमकेगा। आप कह सकते हैं फ्लैशेस आएंगे, या फायर फ्लाई जो जुगनू बोलते हैं उसकी तरह चमक आएगी। बात समझ रहे हैं? बस उस चमक से यहां माइक्रोस्कोप है, घुमा घुमा के हम गिन लेंगे कि कितने कितने अल्फा पार्टिकल टकराए हैं और किस एंगल पर टकराए हैं। ये कोई यहां टकरा सकता, कोई यहां टकरा सकता, कोई इधर, कोई वापस भी जा सकता है। ये कहानी, ये एक्सपेरिमेंट था, समझ गए होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और जो ऑब्जर्वेशंस आए वो सामने अभी आने वाले हैं आपके, और बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सारी बातें मैंने प्यार से बता दी आपको। यही बात इसकी अगली स्लाइड में पूरी कहानी कही गई है, जो मैंने बातों बातों में आपको सिखा दी है। कुछ बड़ी मजेदार बातें रहती हैं और सब मैंने इकट्ठा करके दिमाग में रखकर आपको प्यार से
डिलीवर कर रहा हूं जिससे आपको मजा बहुत आए। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल गए। जो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल पड़ रहे थे, अधिकांश पार्टिकल सीधे निकल के, कोई डिविएशन ही नहीं आया उसमें से। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, 8,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल बनाया। यानी कि वो अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था और यहां कहीं टकराया और टकरा के ये ऐसे चला गया। दिस एंगल इज नोन एज ए स्कैटरिंग एंगल। तो ये कितने लोग ऐसे थे? ये अल्फा पार्टिकल था 8,000 में एक, 8,000 में एक। उसके बाद और बहुत ही रेयर, एक्सट्रीमली रेयर क्या मिला कि एक अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहा है तो पढ़कर वो इसी लाइन में लौट आए, इसी रास्ते में बल्कि कहना चाहिए ऐसे। तो यहां पर स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। भाई ये जा रहा था ऐसे लौट आया, इसका स्कैटरिंग एंगल कितना रहा? 90 डिग्री। तो ऐसा जो पार्टिकल मिला वो बहुत ही रेयर मिला, और ये मिले 8,000 में एक, अदरवाइज सारे के सारे सीधे निकल गए। आप समझ पाए होंगे। तो इन 3 बातों को हमें दिमाग में रखना चाहिए, और भी 1-2 बातें हैं वो भी देखेंगे। और उसके बाद टारगेट की थिकनेस पर ये डिपेंड करता है कि कितनी स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होगी, भाई गोल्ड फॉइल जो लिए उसकी थिकनेस पर। दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे सवाल बनता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो पर यूनिट एरिया वो किसके प्रोपोर्शनल रहे? 1/sin⁴ θ/2। ये क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जिस एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल पे कितने गए पर यूनिट एरिया आप निकालें तो वो मिलेगा 1/sin⁴ θ/2। इसको याद रखिएगा, कभी कभी इस पे सवाल आ जाते हैं। पर यूनिट एरिया, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है घुमा, तो पर यूनिट एरिया कितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए हैं, वो थीटा से उसका रिलेशन एन का ये निकल आता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे, आपको ग्राफ दिखाते हैं जिस ग्राफ में भी यही जो ऑब्जर्वेशन है वो सामने रखे गए हैं। यहां देखिए, ये यहां पर स्कैटरिंग एंगल है, ये थीटा, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड होके मिले। तो देखिए थीटा काफी कम कर दोगे तो बहुत हाई आपको मिल रहा है, बहुत हाई नंबर्स मिल रहे हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिविएटेड ही निकल गए हैं। और 90 आएंगे तो 90 यहां कहीं आपको मिलेगा। तो ये 8,000 में कोई एक आपको मिल रहा है, और फिर 180 की बात करेंगे तो यहां कहीं आपको वेरी रेयर वाली सिचुएशन मिलेगी। तो ये ग्राफ हो गया कि 180 डिग्री मतलब सीधे जाके सीधे ही वापसी कर ले। अच्छा, अब इस पे एक न्यूमेरिकल है जो मैंने बात की थी जिस फॉर्मूले की, उसी पर बेस्ड है ये। तो यहां देखते हैं, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट विथ थिन गोल्ड फॉयल 8100 स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर मिनट वर ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर यूनिट एरिया और पर मिनट 8100 स्कैटर्ड पार्टिकल हमको मिले हैं। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंगल ऑफ 120। 120 पर कितने मिलेंगे? 60 पर 8100 हैं तो 120 डिग्री पर कितने मिलेंगे पर यूनिट एरिया? तो हम जो फॉर्मूला जानते थे वो था n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। अभी हमने देखा था कि पर यूनिट एरिया क्या हालचाल रहते हैं। तो यहां अगर मैं लगा दूं n1/n2 प्रोपोर्शनलिटी लेते हुए, तो मैं क्या लिखूंगा? sin⁴ θ2/2, ये उल्टा है ना, देखो, और ये रहा sin⁴ θ1/2। ये रेशियो बन गया, वैल्यू रखेंगे, आंसर ले जाएंगे फिर घर। तो यहां पर रख देते हैं, n1 कितना था? 8100, 8100, n2 पद निकालना है, sin⁴ θ2/2 यानी एंगल है 120 डिग्री यहां अपॉन 2, और यहां हो गया sin⁴ 60 डिग्री। अब यहीं से ये एक बार और लिखना पड़ेगा, 8100 अपॉन n2, और ये वैल्यू हो जाएगी यहां पे देखिए sin 60 आप समझते हैं कितना होता है? √3/2। तो ये रहा √3/2 का पावर 4। उम्मीद है बात को पकड़ पा रहे होंगे। ये sin 30 यानी 1/2, तो 1/2 की पावर
4, ये 2 कट जाएगा पावर 4 में, आप देख पा रहे हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं 8100 अपॉन N2, और ये हो गया 9, और ये हो गया नीचे 1 का तो 1 ही है, 9/1। तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी निकली बेटा जी? 8100 अपॉन 9, तो 9 9 81, यानी 900 आंसर आ गया। ये देखिए आराम से आंसर आ गया, कोई इसमें परेशानी आपको और हमको नहीं हुई। बशर्ते ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आएगा, जैसा मैंने बताया, आएगा क्यों नहीं, तो ये सवाल रह जाएगा। तो इसको याद करके रखिए, मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि जब रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उसके बाद 1911-12 में उन्होंने अपना मॉडल भी दे दिया। यहाँ लिखा नहीं है ईयर, 11-12 में ही उसी मॉडल के बाद अपना दे दिया। वो मॉडल जो उन्होंने बताया, उन्होंने पहली बात क्या बोली कि जो मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होता है, एटम का अधिकतर मास 99.95% एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज एक सेंट्रल कोर में स्थित है एटम के, और उस कोर को हम बोलेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस। पहली बात उन्होंने कहा फैला वैला कुछ नहीं है पॉजिटिव चार्ज, जो प्लम पुडिंग मॉडल में था। एक एटम है, एटम का लगभग पूरा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज उसके कोर में केंद्रित है। उस कोर को, सेंट्रल कोर को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज एटम के साइज से बहुत कम है। एटम का जो साइज है वो 10 की पावर माइनस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 की पावर -15 मीटर के आसपास है, उस ऑर्डर का है, फर्मी, एक फर्मी के बराबर। और जो एटम का साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होता है। ये क्या साबित हो रहा है? ये साबित हो रहा है कि न्यूक्लियस का साइज एटम की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा है। इसको फील करने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 10x10 के रूम में आप हैं, 10 लंबाई 10 चौड़ाई और हाइट तो नॉर्मली 10 फीट की ही रखी जाती है, तो 10x10 के अगर रूम में हैं, तो अगर ये पेन का टिप हमारा न्यूक्लियस है तो पूरा कमरा एटम है। इतना फर्क है, समझ रहे हैं आप? ये पेन की टिप हमारा क्या है? न्यूक्लियस, तो पूरा कमरा हमारा एटम है। तो कितनी डेंसिटी तगड़ी होगी सोचिए, न्यूक्लियर डेंसिटी। खैर उसकी बात आगे करेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल कोर यानी पॉजिटिव का चक्कर लगाता रहता है, और वो वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है, या प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सूरज के। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व द सन, तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स वहां मिलता था ग्रेविटेशनल फोर्स से। पृथ्वी अगर सूरज का चक्कर लगा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां पर जो यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर चक्कर नहीं लग सकते हैं। तो ये 3 मेजर चीज आई रदरफोर्ड की, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे समझते हुए कि यही बात उन्होंने लिखी है कि अल्फा पार्टिकल कम इन कांटेक्ट, जब भी न्यूक्लियस के पास में अल्फा पार्टिकल आते हैं तो क्या होता है? कोलंबियन रिपल्शन होता है। पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑन डिफ्लेक्शन इज हाइपरबोलिक बट द न्यूक्लियस रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब ये है कि जब भी अल्फा पार्टिकल एटम्स के पास में आ रहे हैं, न्यूक्लियस के पास में, तो डिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन होगा। वो डिफ्लेक्शन कई हद तक हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो कर देता है। अभी तरह तरह के पाथ भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ। अब आगे की चीज शुरू होती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? इसमें शायद एक फोटो बनी है, वो मैं समझाता हूँ, फिर वापस इस स्लाइड पे आएंगे। पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। देखिए आप यहां पर, मैं यहां से समझाता हूं खुद ही बना के। ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, आप लेके इसको भेजे हो टक्कर मारने के लिए इसको, तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल बढ़ रहा था, और यहां आके मोमेंटरली ये रेस्ट पर आ जाता है ड्यू टू रिपल्शन। ये प्लस है और यहां भी अल्फा पार्टिकल भी प्लस है, मोमेंटरी रेस्ट पर आता है और फिर वापस हो जाता है। तो जितना क्लोज पहुंच पाया है एटम से, ये डिस्टेंस कह लीजिए,
सेंटर से नापो बहुत ही छोटा, या यहां से नापो, दिस इज नोन एड आर नॉट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां एक अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस से फिजिकल टक्कर नहीं होती कि भड़ाम से जाके लड़ जाए, वो जाता है, पास तक पहुंचता है और क्षण भर के लिए रुक के वापस हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसको निकालने का तरीका भी जो होता है वो थोड़ा आपको आइडिया यहीं दे देता हूं, जो वहां पर इस्तेमाल होता है कई जगह। यहां पर ये दूरी इससे काफी ज्यादा है, तो मान लीजिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी आप उसको देते हैं 12 mv²। यही पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर, पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, 12 mv² बराबर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर चार्ज मान लीजिए Ze है, Z इसका एटॉमिक नंबर, और जो चार्ज होता है E से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर इस पे चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल पर, 2e के बराबर, प्लस 2e के बराबर। तो 1/4πε0 उसको लिख देते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2 2e एंड Ze, ये कर दिया 2e इंटू Ze अपॉन R0, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इससे आप निकालना चाहें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। ये R0 कर दीजिए और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 4kZe² अपॉन mv²। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई सवालों में ये आपको 2 लाइनें करनी पड़ सकती हैं, जहां पर ये मान लीजिए ये Ze हो और ये अल्फा पार्टिकल ना हो, कुछ और हो, तो हर चीज के लिए फॉर्मूला थोड़ी याद कर पाएंगे आप। तो ये थोड़ा सा आप अंदाजा ले लीजिए कैसे निकाला गया है। और इसी बात को देखिए यहां पर मेंशन किया गया है, ये मैंने निकाल ही दिया, यही फॉर्मूला आया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0, m है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, z है एटॉमिक नंबर जिससे टारगेट का एटॉमिक नंबर। तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। इसमें कई वेरिएशंस भी अभी मैं दिखाऊंगा जो बड़े काम के हैं। तो R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या रहा, 4kZe² अपॉन mv², ये बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस स्लाइड को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो उसका फोटोग्राफ मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसी पे एक न्यूमेरिकल है, देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ना होके इसमें थोड़ी वही वर्किंग करनी पड़ जाती है। आइए दिखाता हूं आपको। लिखा ये अल्फा पार्टिकल है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 MeV इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी यहां पर जो आप अल्फा पार्टिकल था उसको 5 MeV की एनर्जी दिए थे और ये न्यूक्लियस के पास तक गया है और उसके बाद वापसी इसने कर ली है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक, क्योंकि इन्होंने पूरी एनर्जी दे दी है। ये बेसिकली क्या है, इसको आप समझिए 12 mv² की वैल्यू आपको दे दी गई है पूरी एक साथ। तो बस कुछ करना नहीं है, ये जो एनर्जी है 5 MeV जो दे रखी है, इसको हम इस समय यहां जो पहुंचेगा ये पार्टिकल उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो K लिख दीजिए और इस पे अल्फा पार्टिकल पर 2e चार्ज होता है, इस पे Ze हो जाएगा अभी समझाने के लिए, और अपॉन R0, बात खत्म हो गई। अब वैल्यू पुट की जा सकती है, तो मैं R0 इधर ले लेता हूं, 5 MeV नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूं 5 इंटू 10⁶, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 MeV बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस तरीके से बात लेके चलेंगे। ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁹ कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये Z कितना था यहाँ 92, तो ये 2 लिखा, इसका मैंने Z यूरेनियम का होता है 92, और ये E² आ जाएगा, तो E² का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ये वैल्यू इसके स्क्वायर को काट देगी, और R0 अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अब सेंटीमीटर में लिखना चाहें
तो 5.3 इंटू 10 की पावर -12 सेंटीमीटर, जिसमें भी आंसर आपको एमसीक्यू में दिया है उसके हिसाब से आप भिड़ा दीजिएगा इसको। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक अगर किसी बंदे को नहीं क्लियर है, केवल फॉर्मूला रटे हुए हैं, तो ये दुविधा हो सकती है इस सवाल में। तो आपके लिए, नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल केसेस तो याद करने ही होते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होता है कि कहाँ क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है। ये थोड़ा सा इसमें एक खास बात है फिजिक्स के पेपर को संभालते वक्त। ठीक है, इसको आप नोट करिए और आगे की कहानी में समझाता हूं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए। अब आती है अगली बात इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? एक जब आप न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये न्यूक्लियस समझ लीजिए लिया हुआ है, इससे इसकी एक्सेस से, सेंट्रल एक्सेस से ऐसी जो है, उससे जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका वेलोसिटी जो वेक्टर है, इस तरह से मान लो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है? इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से सब्सटेंशियल दूरी पर हो, उस समय वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल एक्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये सेंट्रल एक्सेस हो गई इसकी सेंटर से जाने वाली, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। वेलोसिटी वेक्टर मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन समझ लीजिए, वेक्टर लिखना है, और इसके बीच का ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसके उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इससे इम्पैक्ट पैरामीटर का हमारे लिए अहमियत क्या है? देखिए, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा ना तो ये न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो हम यहां से ये समझ पा रहे हैं कि बी अगर हमारा ज्यादा हुआ तो थीटा विल बी मोर। इतनी तो हमें अंदाजा मिल रहा है कि बी हमारा कम हुआ, तो ये कम मतलब क्लोज जाए इसके ना, बी अगर कम हुआ तो थीटा विल बी मोर। और ये जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये पाथ को भी बताने के तरफ इशारा करता है कि इसका इस वाले अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, घूम जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो ये हुआ, और ये हमारे पास बोलता है ट्रेजेक्टरी को भी बताता है, ट्रेजेक्टरी को भी ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन गजब किससे मिलती है। एक छोटी सी बात और बता दूं, आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो तो क्या मामला है? इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब है कि इसकी एक्सेस के ही along अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो जब ये पड़ेगा इस पे तो सीधा वापसी कर लेगा, तो थीटा यहां कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको आप पकड़ के रखिएगा कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाता है, इस समय b 0 है, तो उस समय थीटा कितना होगा? 180, यानी जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से लौट आएगा। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में आपको मैंने बता दी है। ये फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का, इसको भी ध्यान कर लो क्योंकि याद करने की शक्ति आप में अभूतपूर्व है, तो कहीं से कुछ रह ना जाए। तो b की वैल्यू 1/4πε0 z² cot θ/2/k, ये इसकी जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसका वैल्यू होता है। इसको आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। अब इस सवाल में देखिए बोला गया है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर ए स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर विल बी 0। अभी मैंने बताया कि अगर b 0 है तो इसका कुछ निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। थीटा कितना है? 180 डिग्री। खत्म हो गई। जिस रास्ते से जाएगा उसी से लौट आएगा अगर b की वैल्यू 0 है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो ये फट से हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात, कुछ अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी आपको दिखाते हैं। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, उसका रास्ता, किस रास्ते से गया है। तो यहां पर आप देखिए जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है ये स्कैटरिंग एंगल बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये दूर है इससे न्यूक्लियस से, तो ये देखिए इस तरह का कई तरह के पाथ आपको मिल रहे हैं। और दूर होगा, ये देखिए ये जो पहला वाला है ये अनडिफ्लेक्टेड निकल गया है,
और ये देखिए, ये जो कौन सा नंबर मैं लिखूं, इसको नंबर 2 लिख देता हूं। चलिए, ये नंबर 2 वाला, ये बी काफ़ी कम है तो नंबर 2 ये। और तीसरा वाला देखिए, ये जिस रास्ते गया उस रास्ते लौट आया। तो इससे ट्रैजेक्टरी को भी अंदाज़ा मिल जाता है अपने को कि क्या ट्रैजेक्टरी होने वाली है। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब आगे की बातचीत करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की, यानी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है। तो अभी मैं बात शुरू कर रहा हूं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कई ऑर्बिट हो सकते हैं। यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, तो इसका हम निकालेंगे अभी रेडियस कितना होता है, फिर हम एनर्जी की भी चर्चा करेंगे, फिर इसकी स्पीड की करेंगे, टाइम पीरियड की करेंगे, और भी चीज़ों की एंगुलर स्पीड की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहली बात निकाली गई है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में मान लीजिए इस समय इसकी स्पीड v है। तो यहां पर हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया, सेंटीपीटल फोर्स बराबर होना चाहिए इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। तो Fc बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम फोर्स जिसे बोलते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स होता है mv²/r। ये काफ़ी सालों से पढ़ के चले आ रहे हैं हम लोग। और E का मतलब क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ की वैल्यू आप इन्होंने ई ले रखी, हम भी ई ले लेते हैं, हाइड्रोजन टाइप की बात कर रहे हैं अगर तो, वरना जितना यहाँ के अंदर है जेड भी ले सकते हो आप। तो मैं ई लिख देता हूँ, और एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ई इंटू ई, और इसके बीच का डिस्टेंस विच इज r²। तो ये e² हो जाएगा, यहाँ से एक r कट गया तो r की वैल्यू निकाली आपने, तो आ गया 1/4πε0। ये रहा e² अपॉन, ये वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर mv²। ये मैंने निकाल दिया जिससे आपको आइडिया रहे। अदरवाइज ये आप याद कर सकते हैं कि जो रेडियस है, अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन v स्पीड से, v पता होनी चाहिए, तो e² अपॉन 4πε0 mv² के बराबर इसकी रेडियस आ जाएगी। यहाँ से कुछ खास बातें आपको और मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पर रेडियस आ जाती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ही इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब ये चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और दोनों का सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी भी है। तो कितनी कितनी होती है, उसमें एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है, ये जिसे आप याद करें, ये बड़ी मदद आपको करेगा। ये है टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और यू है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी से आधी होती है। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, -e² अपॉन 8πε0, और रेडियस के टर्म में है तो दिस इज r। ठीक, अब ये k प्लस में आ जाएगा, माइनस लगाओगे, u करोगे तो इसका डबल कर दोगे, जैसा आप जा रहे हैं 2e के बराबर है। यहां पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो माइनस साइन है, निगेटिव साइन, ये क्या शो करता है। तो निगेटिव साइन ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता है, उसके ऊपर डेप्थ है। तो माइनस एनर्जी का मतलब यही है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो बंधा हुआ है। अगर यही एनर्जी प्लस हो जाए तो इसको छोड़कर वो चला जाएगा, है ना। माइनस क्या बता रहा है कि वो न्यूक्लियस से बाउंड है। वो मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। और यही बात मैंने अगली स्लाइड में लिखी हुई थी कि भाई ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल में कुछ खामियां उजागर हुई, और उस खामियों को ठीक करने के लिए नील बोर साहब आए। तो पहले हम समझते हैं कि खामियां क्या थी। तो लिमिटेशंस क्या रही रिगार्डिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये देखिए, यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियस है और ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ कि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि उसकी स्पीड अगर सेम भी है तो वेलोसिटी वेक्टर तो बदल रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन, जब भी एक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज है यहाँ पर, तो ये अपने पास से क्या निकालेगा, ईएम वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है। अगर वो ईएम वेव निकालने लगेगा तो एनर्जी लॉस होगा उसका, क्योंकि एनर्जी दे रहा है ना ईएम वेव में। जब इसकी एनर्जी घटेगी तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पाइरल रूट पकड़ता जाएगा और इसकी सर्कुलर मोशन की रेडियस कम होती जाएगी और न्यूक्लियस में थोड़ी ही देर में जाके भस्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। बात पकड़ में आई कि एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है ये चार्ज, जिसकी वजह से ईएम वेव रिलीज करेगा। अब उसकी पॉकेट से खर्चा लग रहा है तो उसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं और कुछ ही देर में उसके पास सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। स्पाइरल मोशन करता हुआ वो न्यूक्लियस में जाके स्वाहा हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम का प्रश्न उठ गया। एटम तो स्टेबल होता है, लेकिन ये लॉजिक का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड मॉडल से नहीं मिला। दूसरा जो इशू था वो भी यहीं आप बता देते हैं, हम आपको पीछे अगली स्लाइड में लिखा हुआ है। उसमें क्या था कि जो स्पेक्ट्रम मिले थे हाइड्रोजन के, उसमें आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिला, लाइन 1 2 3 ऐसे समझ, लाइन। जबकि अगर इसका ये मोशन रेडियस घटता जाए स्पाइरल मोशन में तो इसका क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी भी घटती जाएगी। और किसकी फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व करनी है, और रिवॉल्व करने की जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने यही बता रखा है कि जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकलेंगी। तो जब लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो जो इससे स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो भी लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला यहां पर। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया। भाई लगातार वो घूम रहा है ना, तो घूम के जैसे जैसे उसकी रेडियस कम हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगातार बदल रही है, तो लगातार निकलने वाली फ्रीक्वेंसी भी वही होनी चाहिए। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम मिला, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, स्पेक्ट्रम नहीं मिला, इसलिए ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आ गई जहां कांड हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, मजा आएगा। कि रदरफोर्ड साहब ने जब ये बातें कह दी 1911 में 12 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया, तो ये जब कलेश उठ गया वहां पर कि झंझटिया मामला है भाई साहब। तो बोर साहब लेबोरेटरी में रहे करीबन 6 महीने रदरफोर्ड की। दोस्त होंगे कई लोग, कई साइंटिस्ट दोस्त भी होते हैं, कई साइंटिस्ट दुश्मन भी होते हैं। खैर आपस में दोस्ती थी उनकी, तो उन्होंने बातचीत की। उनकी लैब में रह के इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने गहन अध्ययन किया और वो इस बात से कंफर्म हो गए कि ये जो रदरफोर्ड बोल रहे हैं ये है तो सही, लेकिन ये पार्ट ऑफ द पिक्चर है, एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, ये पिक्चर का ट्रेलर है पूरी पिक्चर नहीं है ये। बात समझ में आई? उन्होंने गलत नहीं बोला रदरफोर्ड को। उन्होंने कहा ना, रदरफोर्ड जो बोल रहे हैं उससे मैं कन्विंस्ड हूं, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है, पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये कहते हुए उन्होंने आगे की कहानी अपनी रच दी नील बोर साहब ने, और वो हम अभी पढ़ लेंगे आइए समझते हैं। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, और उससे उसी को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा इशू जो लिमिटेशन थी जो मैंने आपको बताया वो भी आप पकड़ पाए। और उसके बाद जो नील बोर ने किया वो भी मैंने आपको बताया कि क्या कहानी समझी उमझी। अब उन्होंने पूरी पिक्चर बताने की शुरुआत की तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि 3 पोस्टुलेट्स दी नील बोर साहब ने। उन्होंने कहा ये इसमें लगेंगी हाइड्रोजन वाले मॉडल में और कहानी ये सब दुरुस्त हो जाएगी। पहली चीज उन्होंने क्या की? पहली चीज उन्होंने बोली कि एक खास ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बेसिकली ये जो थ्योरी थी, अगर मैं थोड़ा गहराई में जाऊं, वैसे तो जाना कितना उचित है मालूम नहीं, इन्होंने जो थ्योरी दी थी नील बोर साहब ने, वो क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मिश्रण था बीच का। उन्होंने कहा ये जो घटना घट रही है ये एक रेडिकल डिपार्चर होगा इन दोनों थ्योरीज से। रेडिकल डिपार्चर का मतलब है कि कोई चीज प्री कन्विंस्ड होता है कि ऐसे ऐसे, मतलब एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया, कहिए तो बोल दें आपको, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि रेडिकल डिपार्चर उस थ्योरी से कि आदमी कहता है कि भाई खाना खाने से पेट भरता है, तो उन्होंने कहा ना, नहीं खाओगे तो भी आप 1 महीना जिंदा रहोगे, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसी कुछ कहानी, ये भी रेडिकल डिपार्चर नहीं है, लेकिन मोटी सी बात ये। तो ये रेडिकल डिपार्चर ये रहा, और उन्होंने दोनों का मिश्रण कर दिया, एक नई थ्योरी दी जिसमें दोनों का मिलावट थी। और उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसी ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है इस न्यूक्लियस का,
ये कुछ ऑर्बिट्स है उसके पास जहां चक्कर लगाता है, तो इसको कोई खर्चा नहीं लगता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालता, उस समय एनर्जी लॉस नहीं करता है। ऐसी ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। बात समझे? तो उसने क्या बोला कि इसके पास कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर जब ये मूव करेगा तो ईएम वेव नहीं निकालेगा, ये स्टेबल ऑर्बिट्स हो जाती हैं। दूसरी पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि ये स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी होंगी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की, ये पहली श्रेणी थी। वहां पर उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होएगा। ये नंबर 2 पोस्टुलेट है कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वो कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा ये वो वाली स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी जहां पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का एंगुलर मोमेंटम होगा। ये h/2 उनके दिमाग में कहां से आ गया, ये आप जब डी ब्रॉय वेव्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि डी ब्रॉय ने इस चीज को साबित किया है कि भाई इस तरीके से उन्होंने ये सोचा होगा, या उन्होंने जैसे भी निकाला हो इस तरीके से भी सोचा जाए तो यही बात निकलती है। ठीक, ये सेकंड इन्होंने कहानी बता दी, ये नंबर 2 पोस्टुलेट्स है, ये नंबर 1 पोस्टुलेट है। और नंबर तीसरी पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताई कि जब भी किसी ऑर्बिट से, हायर एनर्जी ऑर्बिट से, अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से कोई लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक यहां पर फोटोन रिलीज कर देता है। वो फोटोन का जो एनर्जी होता है, इसी के बीच का एनर्जी लेवल जो है, ये अगर मैं E2 लिख दूं, ये E1 लिख दूं, E1 E2, तो E1 माइनस E2 अपॉन ये h न्यू के बराबर आपका आएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल लो तो न्यू बराबर E1 माइनस E2 अपॉन h के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर ये एक फोटोन रिलीज कर देगा। तो नील बोर साहब ने ये 3 पोस्टुलेट्स दी और उनकी थ्योरी काफ़ी सफल रही। कमियां इसमें भी हैं लेकिन काफ़ी सफल रही, और जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं उनके लिए कारगर रही, लेकिन जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनके लिए थ्योरी कारगर नहीं रहती। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक आपका जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अकेला अगर है तो ये थ्योरी बैठ जाती है वहां पर, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं बैठेगी। खैर, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैंने तीनों जो पोस्टुलेट थी एक ही झटके में आपको समझा दी है, तो उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। पहली पोस्टुलेट ये, दूसरी जो रामायण लिखी है वो मैंने बड़े एक अच्छी भाषा में आपको बताने की कोशिश की। ये तीसरी पोस्टुलेट जो मैंने बताया, इसमें से E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 कुछ भी लिखा हो, बड़ी एनर्जी लेवल से छोटी एनर्जी लेवल घटाना है आपको, इतनी सी बात है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने E1 माइनस E2 लिखा या E2 माइनस E1 लिया है। E1 E2 किसको इन्होंने माना, हमने क्या लिखे बता दिया, फर्क कुछ नहीं है, ज़्यादा में से कम घटाना है, बात खत्म। ठीक, अब ये एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है, इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां लिखा कंप्यूट द एंगुलर मोमेंटम इन 4th ऑर्बिट। अच्छा भाई, इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2nd ऑर्बिट, तो आप जानते हैं कि Ln बराबर क्या होता है, NH/2π। nth ऑर्बिट पे जो रहे, n बराबर 2 पर, ये कितना है, 2 × h/2π, बड़ी अच्छी बात है। L4 की बात कर रहे हैं तो ये 4 × n की जगह 4 रख दिया, h/2π, तो ये इसका डबल ही तो है, दिख ही रहा, ये देखिए 2 का 4 आ रहा है, तो दिस इज, इसको L बोला था इन्होंने, ये 2L आ गया, क्या सोचना है इसने, खत्म। ये दिख रहा है ना, ये 2 है, ये 4 है, डबल है इसका, तो ये L है तो 2L है। ज़्यादा दिमाग बढ़ाने की जरूरत क्या, कॉमन सेंस तो भगवान ने इंसान बनाया है तो होना ही चाहिए, काम खत्म हो गया। ये सवाल आप नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आप ज़रूर शानदार तरीके से इसको निपटा पाएंगे। अब इसी बात की गहराई में और जाते हैं। अब हम ये जो नील बोर का मॉडल है इसके बेसिस पर रेडियस कितनी है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वगैरह, उसकी वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी, ये सब बातें वैसे करेंगे हम लोग। तो ये वही वर्किंग दिखा दी गई है कि भाई अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उस समय हमारा रेडियस कितना निकलेगा, तो वही रेडियस निकालने का प्रोसेस वही है, mv²/r सेंटीपीटल फोर्स, और यहाँ इसके बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो आपको बताया था ना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं रहती है। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है mv²/r, और इन दोनों में बीच में जो कोलम्बियन फोर्सेस को इक्वेट करके निकाला है, यहाँ से r आ जाएगा आपका। और
यही सब वैल्यू। फिर ये दूसरी जो नील बोर का वो था हाइपोथेसिस कह लीजिए या पोस्टुलेट्स, उसका इस्तेमाल कर लिया है कि MVR यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π के n के बराबर होता है। इसका और इस पीछे वाले का मिश्रण कर देते हैं आपस में, है ना, R निकालने के लिए। और ये देखिए फाइनली हमारे हाथ में क्या आता है, ये R का एक फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो Rn की वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल है किसके, n² के। अगर Z हम कॉमन रखें तो, सेम रखें तो, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, h सेम, एप्सिलॉन नॉट, पाई m z² वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहां पर एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और हम आपको बताएंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²। और ये Rn का फॉर्मूला आप चाहें तो याद करें, वरना इस पे बेस सवाल इसको लगा के निकालने के नहीं आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। जो सवाल आते हैं वो इन सब पे आते हैं आपके ऐसे सवालों पर। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो Rn है ये R0 निकाल लेते हैं। R0 का मतलब होता है, इसको R1 भी कहते हैं, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस ये वो रेडियस है जो मिनिमम रेडियस है, यानी ये जो R निकला है, ये जो R निकला है इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो R बराबर R0 आ जाता है, या R1 इसे बोलते हैं बोर्ड रेडियस, और 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये इसको याद भी रखेंगे, कई जगह इस्तेमाल होता है। 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर ये क्या होती है, बोर्स रेडियस। तो इसमें एक फॉर्मूला बन गया Rn = 0.53 n²/z। ये फॉर्मूला आप लगाते जाइए, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखी तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आवेगी। और यहाँ वरना ये फॉर्मूला हो गया, ये एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ली है। Rn की वैल्यू, इस फॉर्मूले को याद रखें, ये सबसे बेहतर फॉर्मूला है। Rn = n² z R1। तो R1 आपको पता होती है, n और z की वैल्यू डालिए और रेडियस निकाल लीजिए। इस पे बेस सवाल काफ़ी आते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो z बराबर 1 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Rn = n² R1। ये हाइड्रोजन के लिए है। और ये कोई और अगर लेके बैठे हुए हैं तो उसके लिए z इस्तेमाल भी कर लेंगे। मान लीजिए कोई और एटम लिया हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे। और एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन तो सिंगली घूम रहा है लेकिन उसकी एटॉमिक नंबर अलग हो गई है। तो ये आप यहाँ पर उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे क्या बताने की कोशिश है। कुछ ग्राफ्स इसके बीच बनते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसी को लेके ग्राफ बनाया गया है। ये Rn और Z के बीच के ग्राफ है। ये देखिए n को कांस्टेंट कर दो, R को 1 कांस्टेंट है, तो Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। जैसे Z बढ़ाओगे Rn कम होता जाएगा। फिर ये अगला ग्राफ किसके बीच में, n और Rn के बीच में है। तो ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोला आ जाता है आपका, क्योंकि यहां पर आप देखें तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n² आ जाएगा, जिससे y² = 4x आता था। तो इस तरीके का ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका बन गया एक हाइपरबोला, पैराबोला बन गया। तीसरी बात करें, अगर हम यहाँ पे n² कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा। ये देखिए, तो ये किसके बीच में ग्राफ है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ी सी अंदाजा लेंगे एक बार तो सब कुछ सही बैठने लगता है। एक बार बड़ा फिजिक्स में खास बात है कि इसमें अपवाद बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में भर भर के होते होंगे, तो इसमें एक्सेप्शंस का रोल बहुत ही कम रहता है। एक लॉजिक है, उस लॉजिक को लगाते चलिए और काम बनता जाता है। खैर एनीवे, आप इसको पकड़ सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं जो इसी पर बेस्ड होने वाला है। यूजिंग नोन वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट वेरिएशंस ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो लिथियम 2+ के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 और n की वैल्यू यहां दे रखी है थर्ड ऑर्बिट। हमें मालूम है कि जो Rn होता है उसकी वैल्यू होती है n² z R1। अब इसमें वैल्यू लगा देते हैं और यहाँ R नंबर थर्ड लिया, ये 3 का स्क्वायर और Z कितना था 3, R1 is 0.53। अब ये 3 से ये 3 काट दो, ये ट्रिपल 3 गुना इसको कर दो, तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 1.59 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ गया।
बस बात खत्म। ऐसे ही सवाल मिलेंगे, देखिए एकदम पिद्दी खड़ी सवाल, लेकिन कम से कम आपको ये चीज़, जैसे मैंने बोला कि फिजिक्स में फॉर्मूले भी याद होने चाहिए दबाकर, और कहाँ लगने हैं, वरना क्या होगा, फॉर्मूला लिए बैठे रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि इस्तेमाल कहाँ करें। तो है बहुत सरल, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे की, ये तो हो गया रेडियस की चर्चा इस फॉर्मूले का, n²/z/r1। आगे की बातचीत अब लोग करते हैं, ये सारे वो मॉडल्स हैं जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करता है। अब बात कर रहे हैं nth में स्पीड की बात, तो ये फॉर्मूले से निकल आती है, इसको आप चाहें तो याद कर लें। इस पे सवाल ज़्यादा आपको नहीं बनेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी पे सवाल आपको बनते हुए दिखेंगे। Vn इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, अभी दिखाता हूं आपको। और ये Ze² 2h∈0 n के बराबर है। अब इसके में जो फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, V1 की बात करें तो C है, यहां पे C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक। और उसकी वैल्यू जैसे जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल कर लेंगे आप। और ये 137, ये V1 आ गया। Vn निकालना तो Z/n × V1 कर देंगे। Z/n, Z हो गया एटॉमिक नंबर, ध्यान रखेंगे, और n हो गया नीचे जो भी मॉलिक्यूल आपको एटम दिया है उसके हिसाब से इसको बना देंगे। तो Vn = Z/n V1, ये याद रहना ज़रूरी है। अब इसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो मैं ग्राफ आपको देखिए V1 इन्होंने निकाली भी है, लेकिन V1 याद रखने की आवश्यकता नहीं है, C/137 के आसपास होती है ये ग्राफ इसमें देख लीजिए, V1 = Z/n V1 में, तो ये V1 और Z में ग्राफ है, बाकी चीज कांस्टेंट है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहां Vn वर्सेस n है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल गया, कहीं लिखा होगा, ये देखिए। ये बहुत आसानी से आप जान सकते हैं, 2, 4, 5 ग्राफ ही समझने होते हैं आपको, बहुत ज़्यादा 7-8 ग्राफ, शायद उतने भी नहीं, और सब खेल उसी में चलता रहता है। तो 6-7 ग्राफ समझना आपके लिए कौन सी बड़ी खीर है, मुश्किल से 15 मिनट का काम है, 2 बार रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, उससे डरो नहीं, उसको ध्यानपूर्वक देख के संभाल लो, बात खत्म, नंबर बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मजा करोगे। खैर आप ये समझ पाए होंगे, Vn = Z/n V1 की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ग्राफ भी हो गए। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल इसी पेज है, उसको करके दिखाता हूँ। यूजिंग नोन वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट ऑफ He+। तो He+ के लिए हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 2 He4 होता है, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ 4th ऑर्बिट में। तो Vn की वैल्यू कितनी होती है, जो हम लोग अभी देख पाए थे, Z/n × V1, और V4th निकालने गए तो Z की जगह 2, N की जगह 4, और V1 की वैल्यू हमने C/137 याद करके रखी थी। ये याद करके रखो, या इसका रिजल्ट ही चाहो तो याद कर लो। तो ये वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 3 × 10⁸ 2 × 137। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये करीब करीब 1.095 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। डिवाइड करना है, बना के अपना एक हिसाब से डिवीजन कर लीजिए। और अप्रॉक्सीमेशन तो बहुत, अगर मुझे जैसे करना हो तो मैं अप्रॉक्सीमेशन कैसे करता हूं, जैसे 2 से 137 का अप्रॉक्सीमेशन क्या हो गया, 200, और ये 40 मान लो, 280 हुआ, ये 280 से 280 काट दो, 3 यहां पे कम करने की, 2 0 कम करने की कोशिश करो 10⁶, तो 1 × 10⁶ के आसपास आंसर होना चाहिए, बिना निकाले। मतलब अगर ऑप्शन इसके आसपास है तो खट से टिक कर दो, काम खत्म। समझ पाए हो मैंने क्या बोला है? यहां लिखा 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब 300 आ जाएगा। तो नीचे 300, ऊपर 3, तो 100 नीचे है, 2 0 कम किया, 10⁶ 1 × काम खत्म। ये अप्रॉक्सीमेशन है, इससे बहुत काम बन जाता है आपका। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन आप करने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि पूरा डिवाइड करके मैच करें। अगर ऑप्शन है ऐसा कि 1.095, 1.235 ऐसे, तब हो सकता है मैचिंग करनी पड़े, फिर भी यहां से अप्रॉक्सीमेशन काफी हेल्प करेगा। खैर आप इसको नोट कर लीजिए, अगली बातचीत हम करते हैं, ये आप नोट कर पाए होंगे। अगली बात करते हैं टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड का मामला क्या है कि जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब, वो मान लो r है, तो हम जानते थे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक चक्कर में लगने वाला समय अगर निकालें, जिसे आप टाइम पीरियड कहते हो, तो डिस्टेंस हो गया 2πr, और स्पीड हो गई जितनी इसकी स्पीड है
उससे आप डिवाइड मार दोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी यहाँ निकाला गया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके डेरिवेशन में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आपको टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी है NHRN/KZE²। लोग इतना भी याद करना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस पे सवाल नॉर्मली नहीं आएगा। सवाल आएगा इधर वाली कहानी पे। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, जो TN है आपका, वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? आगे मैंने मेंशन भी किया है, N³/Z² के। और जो फ्रीक्वेंसी है ये उसकी उल्टी होती है, तो Z²/N³ के प्रोपोर्शनल है। आप जानते हैं ना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में 1/T बराबर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये रिलेशन आप याद रखें और काम इससे बन जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी के टर्म में Z²/N³। और इसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया जैसे याद कर पाए आप। तो ये देखिए जो स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ पे सब कुछ मैंने एक साथ लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। Rn इज प्रोपोर्शनल टू N²/Z, यानी Rn इज टू N²Z × R1। Vn की बात करेंगे प्रोपोर्शनल Z/N। तो Vn की वैल्यू क्या है? Z/N × V1। V1 को C/137 याद रख सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो Z²/N³। तो ν_n इज इक्वल टू Z²/N³ × ν1। टाइम पीरियड की बात करोगे तो इसका उल्टा, Tn इज प्रोपोर्शनल टू N³/Z²। तो Tn इज इक्वल टू N³/Z² × T1। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ω_n, तो Z²/N³ इसी के हिसाब से चलेगी। तो ω_n Z²/N³ × ω1। इस पे आपको सवाल काफ़ी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके देते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड है। इस पे आपकी वर्किंग बहुत ही कम होती है, लेकिन काम सवाल बन जाता है। तो आप इसको हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। अगला सवाल टाइप में करवा के करके आपको दिखाता हूँ, ये आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, है बहुत सरल। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट की मतलब Tn की बात करें तो Tn किसके प्रोपोर्शनल होता है? N³/Z² के। और वेलोसिटी की बात करें, Vn किसके प्रोपोर्शनल होती है? Z/N के। ये हमको याद रखना होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो N³ × Z² × Z/N। तो ये Tn Vn किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इससे काटोगे तो N² बचेगा, नीचे बचेगा Z। ये अब सेकेंड ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, T2 V2। और दूसरा ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड स्टेबल ऑर्बिट, T3 V3। तो ये वैल्यू हो गई 2² Z है, और 3² Z कट गया, ये आ गया 4/9। आंसर आ गया। बस मुद्दा ये था कि ये हमको पता होना चाहिए था। ये देखिए इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे, कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। बस थोड़ा लॉजिकल, जैसे मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आप फॉलो करेंगे तो आपको एकदम मज़ा भी आएगा और सरल भी लगेगा, और आप कर भी पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई बार ऐसा होता है, कई टीचर से आप पढ़ते हैं तो आप उस समय तो सोचते हैं आ गया, लेकिन करने बैठते हैं तो होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो किसी वजह से रह जाती हैं। मैं इस बातों का खास ध्यान रखता हूं। तो आप जब इस बातों को पढ़ेंगे और सवाल लगाने बैठेंगे तो देयर इज मच मोर प्रोबेबिलिटी कि आपके सवाल लगने शुरू हो जाएं। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। और जैसा हर बार मैं कहता हूं कि 3 क्वेश्चन चैलेंज, तो इस बार भी आप 3 क्वेश्चन चैलेंज ले लीजिए। आज के ही लेक्चर पर बेस्ड हैं, इनको लगाइएगा बेटा ज़रूर। कमेंट करिए चाहे ना करिए, मैं तो ये चाहूँगा कि सॉल्व करके कमेंट में लिख दें, मुझे भी रहेगा कि आप पढ़े लगाए हैं कम से कम। लेकिन अगर आप नहीं कमेंट करना चाहते तो ना करें, लगा जरूर लें, क्योंकि लगाने में आपका ही फ़ायदा है। कोई भी लेक्चर पढ़ें और ना लगाएं, 3 सवाल भी ना लगाएं जो बहुत सरल होंगे, तो इंगेजमेंट नहीं आएगा, दिमाग इंगेज नहीं होगा। तो ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर आपको मिल सकता है। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। 5 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ, ठंडे दिमाग से करिए। 5 सेकंड इसलिए कि आप पॉज कर सकें, लगाइए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर रहा ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी चैलेंज नंबर 2 आपके लिए। इसको भी बहुत ही आसान है, तो मैंने पढ़ाया, झट से आप कर देंगे 2 सेकंड के अंदर ही। तो 5 सेकंड का फिर से वक्त, जिससे कि आप शांति से इसको बना सकें। मेरे ख्याल से आप
पॉज कर पाए होंगे बिना किसी हड़बड़ी के। फिर मैं हटता हूँ। ये फाइनल चैलेंज क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए भी 5 सेकंड आप ले लीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की दिक्कत इसमें आपको होगी। और 5 सेकंड हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स सरल है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आप अपनी पक्की कर लेंगे और डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।